गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज मुंशी प्रेमचंद जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है गबन। तो आज हम इसके सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में यह उपन्यास देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। और इस उपन्यास से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे इसके पात्रों के बारे में, इसके देश काल और वातावरण के बारे में, इसके भाषा के बारे में कई प्रश्न आते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी रचनाएं हैं, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, उनके पात्रों के नाम हिंदी साहित्य में अमर हैं और उनके पात्रों के बारे में कई प्रश्न आते हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का सारांश। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन में जालपा एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जिसे मुख्य पात्र बनाया गया है। तो इस उपन्यास में जो सबसे पहले पात्र आता है वह है जालपा। जालपा एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और इस उपन्यास में उसको मुख्य पात्र बनाया गया है। उनका बचपन से ही आभूषण के प्रति गहरा लगाव था। उनके पिता दीनदयाल। तो इस उपन्यास में जो दूसरे पात्र आते हैं वह हैं दीनदयाल। प्रयाग के एक छोटे से गांव में रहते थे। दीनदयाल की अपने गांव में खूब चलती थी। वह जब भी किसी काम से प्रयाग जाते थे तो जालपा के लिए आभूषण जरूर लेकर आते थे, क्योंकि जालपा खिलौने और गुड़िया से नहीं खेलती थी बल्कि वह आभूषण से खेलती थी। तो इस उपन्यास की जो सबसे मुख्य पात्र है जालपा, वह बचपन से ही गुड़िया और खिलौने से नहीं खेलती थी बल्कि उसे आभूषणों से प्रेम था। वह आभूषणों से खेलती थी, इसीलिए जब वह बड़ी हुई तो उसको एक सोने का चंद्रहार चाहिए था। जालपा जब धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसकी इच्छा चंद्रहार पाने की थी। उन्होंने अपने माता पिता से चंद्रहार दिलवाने की इच्छा जताई, परंतु उनके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उनके लिए सोने का चंद्रहार बनवा दें। उनके माता पिता ने उन्हें यह कहकर मनाया कि चंद्रहार उन्हें उनकी शादी में ससुराल वालों की तरफ से मिलेगा। जालपा चंद्रहार पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि उन्हें ससुराल से जरूर चंद्रहार मिलेगा, परंतु वह कभी यह सोचकर मायूस भी हो जाती थी कि शायद उनके ससुराल वालों से उन्हें यह चंद्रहार नहीं मिलेगा। तो जो जालपा है, जब उसको ऐसा लगता है कि उसे अपने माता पिता से चंद्रहार नहीं मिला तो उसे उसके ससुराल वाले चंद्रहार देंगे, परंतु जब उसे ऐसा लगता कि शायद उसके ससुराल वाले भी उसको चंद्रहार ना दें तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती थी। जब जालपा बड़ी हुई तो उनकी शादी रमानाथ नाम के व्यक्ति से हुई, जो एक सरकारी दफ्तर की एक बहुत ही कम पैसे में क्लर्क की नौकरी करता था। तो जब जालपा बड़ी हुई तो उसका जो विवाह है या उसकी जो शादी है वह रमानाथ नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो कि एक सरकारी दफ्तर में बहुत ही कम पैसे में क्लर्क की नौकरी करता था। जालपा को शादी में चंद्रहार मिलने की आशा अधूरी रह गई थी। रमानाथ दयानाथ और जोगेश्वरी का बेटा था, जो पहले अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता था और बेवजह पूरा दिन घूमता रहता था। तो जालपा का जो पति है रमानाथ, वह दयानाथ और जोगेश्वरी का बेटा था। तो यहाँ पर देखिए
बहुत सारे पात्र आ गए हैं। सबसे पहले जालपा, फिर दीनदयाल, फिर रमानाथ, फिर दयानाथ और फिर जोगेश्वरी। तो 5 पात्रों के नाम आ गए हैं। तो जो रमानाथ है, जालपा का पति, वो एक बहुत ही निकम्मा व्यक्ति है। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ बेवजह घूमता रहता था, पैसा खर्च करता रहता था। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा के सामने अधिक अमीर होने का दिखावा करता था। वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए कभी कभी गहने भी लाकर देता था। रमानाथ जो कि अपनी पत्नी के सामने अमीर होने का दिखावा करता था और अपनी पत्नी को आभूषण लाकर खुश कर देता था, एक दिन वह अपने सरकारी दफ्तर में गबन करता है और पुलिस के डर से वह कलकत्ता भाग जाता है। तो जो रमानाथ है वो हमेशा अपने पत्नी के सामने अमीर होने का दिखावा करता था और अपने पत्नी को खुश करने के लिए गहने और आभूषण ला के देता था और वो भी कर्ज में लाकर देता था। लेकिन एक दिन उसको अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सरकारी दफ्तर से उसको पैसों की गबन करनी पड़ी। इसीलिए जो है वो डर कर कलकत्ता भाग जाता है। कलकत्ता में उसे एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी शरण देते हैं। एक दिन मौका पाकर पुलिस रमानाथ को पकड़ लेती है और एक फर्जी केस में फंसाकर उसे मुखबिर के रूप में प्रस्तुत करती है। तो जब डरकर रमानाथ कलकत्ता भाग जाता है तो उसको एक कुंजड़ा और उसकी पत्नी आसरा देते हैं। लेकिन एक दिन जब पुलिस को पता चलता है कि ऐसा एक व्यक्ति है तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और एक झूठे मुखबिर के रूप में अदालत में प्रस्तुत करती है। उसकी पत्नी जालपा उसे ढूंढती हुई कलकत्ता आती है और उसे जेल से निकालने में सहायता करती है। जालपा की एक सहेली है जिसका नाम है रतन, वह भी उनका इस काम में पूरा साथ देती है। क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने के पश्चात रमानाथ को जालपा का एक पत्र मिलता है। तो रमानाथ जो है वो अपना जीवन बचाने के लिए मासूम क्रांतिकारियों के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए राजी हो जाता है, जिसने उनके भाव बदल दिए। रमानाथ ने जज के सामने अपनी सारी वास्तविकता प्रकट कर दी, जिससे यह उसे विश्वास हो गया कि निरपराध व्यक्तियों को दंड दिया गया है। जज ने अपना पहला निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद रमानाथ तथा जालपा आदि वापस प्रयाग के समीप आकर रहने लगे थे। तो इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि झूठी दिखावा या झूठी शान रखना जो है कितना भयंकर हो सकता है। हमारे परिवार में किस प्रकार से जो है कलह आ सकता है। इसीलिए कभी भी अपनों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारी जो वास्तविकता है वो हमारे परिवार को पता होनी चाहिए। अगर रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को यह बता देता कि वो इतना धनवान नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हर वक्त जो उसे प्रसन्न रख सके या हर वक्त उसके लिए गहने और आभूषण लाकर दे सके, तो शायद जालपा समझ जाती। परंतु झूठी शान और झूठा दिखावा करने के लिए जिस प्रकार से रमानाथ ने पैसों की हेराफेरी की, कर्ज लेकर गहने बनवाए और फिर आखिरकार जो है गबन करके जो है कलकत्ता भाग जाता है और उसके वजह से बेगुनाह क्रांतिकारियों को सज़ा मिलती है, यह अत्यंत ही गलत है। तो मुंशी प्रेमचंद समाज को ये बताना चाहते हैं कि कभी भी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ जो है वास्तविकता में समाज के प्रति जितना खतरनाक होता है, हमारे निजी जीवन के लिए भी उतना ही खतरनाक होता है। झूठ जो है हमेशा उसकी उम्र जो है छोटी होती है और जब झूठ का पर्दाफाश होता है तो फिर बहुत बुरा होता है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने सिर्फ इसके सारांश की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको संपूर्ण क्लास कराऊं, संपूर्ण गबन का पाठ पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।